नमस्कार। दिव्य रश्मि के दर्शकों के लिए आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिस्टम से प्रताड़ित आईपीएस श्री अमिताभ दास जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर, 94 बैच के आप आईपीएस हैं। इतने सालों तक देश की सेवा आपने की जी। सिस्टम से ऐसा क्या समस्या आ गई सर, जो सिस्टम के खिलाफ आपके वक्तव्य भी आए और आप उससे चल नहीं पाए और आपको नौकरी छोड़नी पड़ी? देखिए, तो लंबी कहानी। आपने कहा कि कितने समय आपने देश सेवा की, तो देश सेवा तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि नौकरी में था तभी करता था प्रशासनिक। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और आईपीएस के रूप में मैंने 24 बरस तक मतलब सेवाएं दी। 1994 बैच का हूँ और 2018 में एक्चुअली मुझे समय से पहले रिटायर करा गया। वो भी एक लंबी कहानी है। और अभी भी मैं मतलब केस लड़ रहा हूँ। मेरा केस अदालत में है और काफ़ी मजबूत केस है। अदालत में थोड़ी धीमी प्रक्रिया होती है, धीमी गति से काम होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही मैं दोबारा नौकरी में आ जाऊंगा, क्योंकि सरकार का जो पक्ष है वो बहुत कमज़ोर है, मेरा पक्ष बहुत मजबूत है। इसके पहले भी मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़के 10 साल पहले से अपना प्रमोशन लिया था, तो इसलिए मुझे न्यायपालिका में विश्वास है। मैं दोबारा आऊँगा नौकरी में। और अभी बाहर भी रहते हुए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, माफिया से लोहा लेता रहा हूँ। जी सर, ये राजनीतिक सिस्टम जो भारत में चल रहा है, ये पॉलिटिकल सिस्टम, क्या लगता नहीं कि कंप्लीट सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? नहीं, अब तो कोलैप्स तो कर ही चला गया। अब तो रसातल से नीचे भी कोई तल होगा, उसमें देश की राजनीति चली गई है। खासकर 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पूरा देश एक लगता है अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गया है। और यदि सीधे शब्दों में कहूँ, ऐसे तो गोदी मीडिया तो नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ता रहता है रात दिन कि मोदी जी का डंका बज रहा है, वहाँ नमो नमो हो गया, इधर हो गया। लेकिन सीधे शब्दों में मैं दर्शकों को बताऊं तो नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि गौतम अडानी की दौलत कैसे बढ़ती जाए। आज इस देश में हम दो हमारे दो की सरकार है, 4 गुजरातियों की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश को बेचने वाले गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देश को खरीदने वाले गुजराती हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो ये हम दो हमारे दो की सरकार है। और देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया में 634वें नंबर पर था, दुनिया के अमीरों की सूची में। और जब मोदी जी आए उसके बाद अडानी की उन्होंने इतनी मदद की कि गौतम अडानी तीसरे नंबर पर पहुंच गया, दुनिया के तीसरे नंबर का रईस बन गया। और हो सकता है वो पहले नंबर पर पहुंच जाता, लेकिन बीच में अमेरिका की वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, तो उसने थोड़ा खेल खराब कर दिया अंबानी का, और उसका इसके शेयर काफी गिर गए, थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन एक तरह से मोदी को तो इसने सुपारी दे दी थी गौतम अडानी कि मुझे तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना के रखना है। और मोदी जी ने पिछले कुछ साल में 14 के बाद से सिर्फ गौतम अडानी का, जो कहते हैं कि 18 घंटे प्रधानमंत्री रोजाना काम करते हैं, गोदी मीडिया का नैरेटिव है, तो वो 18 घंटे काम करते होंगे, हो सकता है 20 घंटे भी करते हों, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जी सर, पॉलिटिकल सिस्टम भारत में कहा जाता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो जनता मालिक है जी। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी सिस्टम है कि जनता अंधभक्ति में लगी हुई रहती है। तो क्या जनता को चेतने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, चेतने का समय तो अब आ गया। अब भी नहीं चेतेगी जनता, तब कब चेतेगी? देखिए, आपने सही कहा कि लोकतंत्र है देश में, और ऐसे किताबी बात हम करें तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष को कहा जाता है। किताबों में कहा जाता है, थियरी में कहा जाता है। जब भी लोकतंत्र की बात होगी, सीधे लोग लिच्छवी के गणतंत्र की बात करने लगेंगे और गौरवशाली अतीत पर चले जाएंगे। लेकिन अतीत तो ठीक है, लेकिन वर्तमान क्या है? वर्तमान में जो अभी देश में स्थिति है वो लोकतंत्र का एक विकृत रूप है, जिसको आप भीड़ तंत्र कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको मोबोक्रेसी कहना चाहेंगे। डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, मोबोक्रेसी हो गई है। अब भीड़ ही हिंदुस्तान को चला रही है। अब यदि भीड़ ने कह दिया कि हमें मोदी जैसा दंगाई आदमी चाहिए प्रधानमंत्री,
तो मोदी जैसा दंगाई प्रधानमंत्री बन जाएगा। भीड़ ने कह दिया कि हमें तड़ीपार चाहिए देश का होम मिनिस्टर, तो अमित शाह जैसा तड़ीपार देश का होम मिनिस्टर बन जाएगा। यदि भीड़ ने कहा कि हमें साध्वी प्रज्ञा जैसी आतंकवादी चाहिए लोकसभा में, तो साध्वी प्रज्ञा भोपाल से चुनाव जीत के माननीय सांसद बन जाएगी, लोकसभा में बैठेगी। तो ये जो लोकतंत्र है इसमें भीड़ तंत्र का रूप ले लिया, और ये एक बहुत मतलब खतरनाक दौर में हम लोग जी रहे हैं। और जनता यदि नहीं मतलब चेतेगी सही समय पर, तो समझिए कि वो कालिदास वाली हालत होगी। जैसे कालिदास का हम लोग किस्सा पढ़ते थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो जनता जिस डाल पर बैठी हुई है उसी को वो नुकसान पहुंचा रही है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का है। अभी देखिए किस तरह किसान लोग आंदोलन के रास्ते पर सड़कों पर है। आम आदमी को देख लीजिए, सबसे बड़े दो ज्वलंत मुद्दे आज जो देश में है वो है महंगाई और बेरोजगारी, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो। लेकिन इन दो मुद्दों की तो चर्चा भी नहीं होती है, और देश को भटका दिया गया है कि हाँ भाई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन रामलला के चक्कर में आम लला को भुला दिया गया है। जो आम लला की, जो आम आदमी की जो मतलब दिक्कतें हैं, उसकी जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे जो जूझ रहा है देश का आम लला, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और ऐसा लगता है कि मोदी जी हिंदुस्तान के सारे शिक्षित बेरोजगारों को राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठाने की फिराक में। जी सर, जितने भी आज धर्म के केंद्र बने, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या अयोध्या का राम मंदिर हो, तो ये धार्मिक आस्था से ज्यादा पर्यटन का केंद्र बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? पर्यटन का भी केंद्र बनते तभी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो एक मतलब बहुत ही गंदी राजनीति का केंद्र बन गए, है ना। अब मान लीजिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, यदि आप उसको एक देश का ही कार्यक्रम बना रहे हैं तो कायदे से उसमें आपको देश के प्रथम नागरिक को बुलाना चाहिए था, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देश की प्रथम नागरिक हैं। लेकिन मोदी जी का अहंकार जो है वो तो रावण से भी आगे है। जितना अहंकार रावण में नहीं था उसको मोदी ने पीछे छोड़ दिया है रावण को। संसद का जो नया भवन बनाया गया उसमें राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया, कि उनकी यही गलती है कि वो आदिवासी हैं, तो इसलिए एक आदिवासी महिला का अपमान करने के लिए संसद के नए भवन में उनको नहीं बुलाया गया। विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था। और अभी तो रामलला की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे भी आदिवासी महिला को दूर रखा गया। तो सब कुछ मोदी जी चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही रहूं, कैमरे पर मैं ही दिखूं, टीवी पर मैं ही दिखूं, और कोई दिखे ही नहीं, हर जगह मेरी ही 56 इंच की छाती दिखे। तो ये कैमरा जीवी प्रधानमंत्री है, ये हर चीज की पब्लिसिटी खुद लेना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद गोदी मीडिया खबर दिखाएगा कि मोदी जी ही सौर मंडल के केंद्र में है और सूरज जो है वो मोदी जी का ही चक्कर काटता है। जी सर, आप प्रशासन में इतने सालों से रहे हैं, आपने कई अहम पद पे बिहार में कई जगह आप रहे जी, तो कैसा अनुभव आपका रहा अभी तक का, और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कैसा रहा? नहीं, अनुभव तो देखिए आप, मैंने तो ज़्यादा सेवा बिहार कैडर का, मैं आईपीएस था तो ज़्यादातर सेवाएं मुझे बिहार में मैंने दी। कभी कभार ड्यूटी के सिलसिले में बिहार से बाहर गया, लेकिन ऐसे तो मैं अनुभव बिहार का ही था। जब मैं सेवा में आया था उसमें झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। तो बिहार के संदर्भ में ही कहूँगा, बिहार में देखिए बहुत, एक तो है कि बिल्कुल मतलब माफिया राज है बिहार में। एक मोटी बात समझ लीजिए, माफिया राज है। वो लालू के ज़माने में भी था, वो अभी भी नीतीश के ज़माने में भी है। मतलब माफिया राज है, और आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, आम आदमी जो है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है ना, सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अभी मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बिहार का सबसे खूंखार माफिया डॉन है अनंत सिंह, है ना। ये बेऊर जेल में 2 मामलों में 10-10 साल की सजा काट रहा है, और पूरे पटना में इसका आतंक है। बहुत सारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है, बहुत सारे। और ये जो चपरासी की तरह खड़े हैं सज्जन, है ना, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू, जो आजकल पलटू राम के नाम से देश में कुख्यात हैं। तो जब प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री चपरासी की तरह, आप इन लोग का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, इन लोग की मुद्रा देख लीजिए, जो माफिया डॉन है एकदम चौड़ा होके खड़ा है बादशाह की तरह, और जो मुख्यमंत्री है एकदम चपरासी की मुद्रा में, आदेशपाल की मुद्रा में। तो यही तस्वीर बिहार की हकीकत बयां करती है। तो कोई भी रात हो जाए, लालू था तो शहाबुद्दीन का नंगा नाच था, पलटू राम आए तो आनंद मोहन को जेल से छुड़ाया जा रहा है। मतलब मोटा मोटी स्थिति वही रह गई है।
मतलब सत्ता बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। मेन चीज है सत्ता नहीं बदलना महत्वपूर्ण है, व्यवस्था बदलना महत्वपूर्ण है। तो स्थिति तो देश में बहुत है, और मैं भी पूरे जो सर्विस थी मैं माफिया से ही लड़ते भिड़ते रह गया। अलग अलग जिलों में मैं एसपी रहा, हर जगह माफिया से टकराता रहा, तबादला होते रहे, तो वो तो है ही। सर ये जो एजुकेशन का सिस्टम है जी, यूपीएससी निकालने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है वो तो आपसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा सर जी। तो क्या आपकी पढ़ाई बिहार में रह के हुई, आप भी बाहर जाकर किए थे? नहीं नहीं, मैं तो पूरी तरह से रहा, तो पूरी तरह मेरी पढ़ाई बिहार में ही रही। मैं दरभंगा का रहने वाला हूं, तो जो स्कूलिंग मेरी हुई वो दरभंगा की 2 स्कूलों में हुई। पब्लिक स्कूल है, वहां से मैंने मतलब मिडिल तक की पढ़ाई की, और एमएल एकेडमी बहुत पुराना स्कूल है दरभंगा का, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया 1984 में, 1984 में। उसके बाद मैं थोड़े समय तक, मैं जिला का टॉपर था मैट्रिक में, दरभंगा जिले का मैं टॉपर था। तो फिर मैं थोड़े समय के लिए पटना साइंस कॉलेज आया। ऐसे बहुत ज़्यादा रुचि मेरी नहीं थी विज्ञान में, फिर भी चला गया। तो वहाँ मतलब मैं न्यूटन हाउस में रहा, फर्स्ट ईयर में न्यूटन हाउस है हॉस्टल, सेकेंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में रहा। लेकिन पटना साइंस कॉलेज की पढ़ाई मुझे रास नहीं आई। ऐसे भी मैंने बायोलॉजी ले रखा था आईएससी में, 84-86 बैच था मेरा, तो मेढक वेढक चिड़ने पड़ते थे, तो वो मुझे रास नहीं आई वो पढ़ाई। तो फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दरभंगा लौट गया, और वहाँ पुराना कॉलेज है सीएम कॉलेज, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। तो मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई। और दिल्ली तो मैं पहली बार गया था, तो यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था, मैं पहली बार दिल्ली गया था, तब मैंने पहली बार दिल्ली को देखा। जी सर, उस समय आप लोग यहाँ से पढ़कर यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते थे? जी जी। लेकिन आज एक भी यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला बिहार में पढ़कर तो नहीं करता है, तो शिक्षा का स्तर सर इतना नीचे चला गया। नहीं, ये तो देखिए सही कहा आपने। जबकि हम लोग, मैं 30 साल पहले मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, 93 में रिटर्न एग्जाम सब हुआ था, 94 में मैंने ज्वाइन किया। तो उस समय तो एकदम अलग युग ही था। आज के बच्चे तो उस जमाने की कल्पना नहीं कर सकते, ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना ये सब था, विकिपीडिया था, यूट्यूब था, कुछ नहीं था। वो तो हम लोग समझिए कि एकदम आदिम युग में रहते थे। और अभी तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल पर, नेट पर, गूगल पर आप कुछ भी सर्च करके कुछ भी निकाल सकते थे। उस समय तो दरभंगा छोटा शहर था, तो एक एक किताब खरीदने के लिए हम लोग को पटना आना पड़ता था। कोई अच्छी किताब थी तो दरभंगा में मिलती नहीं थी। फिर हम लोग सुबह में बस से बैठ के पटना आते थे, फिर अशोक राजपथ पर किताब खरीदते थे, फिर शाम में बैठ के बस से लौटते थे। तो उस समय तो बहुत कठिन था ही अभी के दौर में। अभी आपने सही कहा कि अभी बहुत कठिन हो गया है बिहार में रह के पढ़ाई करना। तो शैक्षणिक अराजकता तो है ही, ये तो कहने की बात नहीं है। अभी मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 4-5 साल पहले बिहार में एक टॉपर घोटाला हुआ था, है ना। इंटर की परीक्षा हुई थी, उसमें रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में, और उससे पूछा गया कि राजनीति विज्ञान में किस चीज की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि खाना पकाना सिखाया जाता है। ये स्टेट के टॉपर का जवाब है टीवी पर। बताइए, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई। सुशासन बाबू तो ढोल बजा रहे थे कि हमने तो बिहार को बदल के रख दिया है। सुशासन बाबू तो ऐसे बोलते हैं कि लगता है हाजीपुर सिंगापुर बन गया है और लखीसराय हांगकांग बन गया है। लेकिन बहुत खराब स्थिति है बिहार में। शैक्षणिक अराजकता, भी बिहार में कोई परीक्षा होती है जो जिससे पेपर लीक नहीं होता हो, है ना। अभी सिपाही की परीक्षा हुई थी, ये 1 अक्टूबर को, उसकी रद्द हो गई परीक्षा, दोबारा तारीख भी नहीं निकली है। दरोगा बहाली की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत विवाद हुआ था। बीपीएससी की जो 67वीं वाली परीक्षा हुई थी, संयुक्त परीक्षा, उसमें पीटी का एग्जाम लीक, पेपर लीक कर गया था। यहाँ तक कि बीपीएससी ने जो शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षाएं ली है उसको लेके बहुत तरह के विवाद हैं। तो बिहार में तो आप कह सकते हैं कि शैक्षणिक अराजकता है। मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बनवा दिया था बिहार का। वो तो मैंने हल्ला हंगामा किया, तब उनको 2.5 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा। कार्यभार संभालने के 2.5 घंटे के अंदर उनका इस्तीफा हुआ। तो बिहार में तो भी बहुत बुरी स्थिति है शिक्षा की। जी सर, बिहार पुल पुलिया बनवाने से देश का विकास नहीं, सबसे ज्यादा विकास होगा जब वहां की जनता शैक्षणिक, चारित्रिक और मानसिक तौर पर शिक्षित हो जाए। बिल्कुल। लेकिन बिहार क्या, पूरे देश को देखने में लगता है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। सही कहा आपने। देखिए, और उल्टे में तो ये देखता हूँ कई बार कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब ये भी एक विडंबना है, विरोधाभास है कि पढ़े लिखे लोगों में मैं देखता हूँ लोग ज्यादा सांप्रदायिक हैं, ज्यादा जातिवादी हो गए। ये भी मुझे कई बार लगता है। तो शिक्षा का अभाव है ना सर। वही बात है, मतलब उनको औपचारिक शिक्षा मिल चुकी है लेकिन उनके दिमाग की खिड़कियां नहीं खुली है।
मतलब एक हिंदू रिक्शा वाला और एक मुसलमान रिक्शा वाला मोहब्बत के साथ एक ही थाली में खा लेगा और मोहब्बत से रहेगा, लेकिन हिंदू प्रोफेसर और मुस्लिम प्रोफेसर दिन रात एक दूसरे को व्हाट्सएप पर गाली देते रहेंगे, है ना। तो कई बार तो लगता है कि ये शिक्षा कैसी शिक्षा है, जो शिक्षा आपको और ज्यादा सांप्रदायिक बना रही है, और ज्यादा जातिवादी बना रही है, आपको और ज्यादा तंग ख्याल बना रही है। जी, बिहार के विकास के लिए क्या आवश्यक है सर? अब ऐसे तो मुझे निबंध लिखना पड़ता तो मैं भी 50 बिंदु गिना देता कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन निबंध तो लिखना नहीं है। और मैं मानता हूं कि बिहार के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है जनसंख्या नियंत्रण, है ना। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि बिहार पर प्रकृति ने बहुत मेहरबानी की। आजकल पलटू राम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, ये तो उनकी राजनीतिक मांग है, लेकिन सच पूछिए तो बिहार को तो कुदरत ने ही विशेष राज्य का दर्जा दिया। बिहार की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, उतनी उपजाऊ कहीं की मिट्टी है दुनिया में नहीं है। आप देखें, और मैं तो कहता हूं कि बिहार चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को फलाहार करवा सकता था। बिहार चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा का आम खिला देता, मुजफ्फरपुर की लीची खिला देता, हाजीपुर के केले खिला देता। लेकिन बिहारियों के साथ गड़बड़ क्या हुआ कि इन लोग परिवार नियोजन कराना भूल गए। बिहारी लोग एक बेटा के इंतजार में 13 बेटियां पैदा करने लगे। अब ये हालात हो गई है कि बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसकी आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, और इस प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है। और इतना धरती पर बोझ बढ़ गया है, जमीन पर इतना जनसंख्या का बोझ है कि अब उसको खेती सस्टेन नहीं कर पा रही आबादी को, तो इसलिए यहाँ से पलायन शुरू हो गया है। अब आप जाएंगे तो बिहारी को देखेंगे, हावड़ा में आप जाएंगे, हावड़ा जंक्शन सारे कुली आपको बिहारी मिलेंगे, भोजपुरी बोलते रहेंगे। आप दिल्ली जाएंगे तो वहां बिहारी आपको रिक्शा चलाते मिलेंगे, ऑटो चलाते मिलेंगे। पंजाब जाएंगे तो मजदूर मिलेंगे आपको बिहारी, गेहूं के खेत में मिलेंगे बिहारी मजदूर। तो पूरे देश को जो बिहार है वो लेबर मतलब फैक्ट्री बन के पूरे देश में मजदूरों को सप्लाई करे। कितने दुर्भाग्य की बात है, जबकि आपकी अपनी मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि आप तो एकदम बादशाह के जैसा फलाहार करते रहते और आप आराम से रहते। तो मैंने बार बार कहा है कि जनसंख्या, देखिए जनसंख्या नियंत्रण तो एक ऐसी समस्या है, एक तो उस पर चर्चा नहीं होती है, हर फालतू बात पर यहाँ चर्चा होती है, जनसंख्या नियंत्रण पर कोई चर्चा नहीं होती है। यदि कभी चर्चा हो भी जाती है तो उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, सिर्फ मुसलमानों को ब्लेम कर दिया जाता है, लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू लोग तो ब्रह्मचारी ही होते हैं। तो वो गलत बात है। मेरा ये कहना है कि ये सबसे बड़ी है, और जब तक बिहार के लोग एक संतान की नीति पर नहीं चलेंगे, वन चाइल्ड, जैसे चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म लागू हुआ, तब तक बिहार का कुछ भला नहीं होने वाला है। आप कितना भी वर्कशॉप करा लें, कितना भी आप सेमिनार करा लें, है ना, मौर्य होटल में, चाणक्य होटल में कितना भी सेमिनार करा लें, कितना भी वर्कशॉप करा लें, बिहार जमीन पर नहीं बदलने वाला है जब तक यहाँ की जनसंख्या रुकती नहीं है, विस्फोट नहीं रुकता है। जी सर, जो भी नीतियां बनती हैं सरकार की, जी, वो धरातल पे नहीं बनती। जी, जो भी आईएएस लोग नीतियां बनाते हैं वो 5 स्टार होटल में बैठकर नीतियां बनाते हैं, किसानों की नीतियां 5 स्टार होटल में बनती है, तो धरातल पे तो कोई नीतियां बनती नहीं है सर। बिल्कुल। तो धरातल से तो मतलब ही ना नहीं है सरकार को। धरातल पर तो नेताजी तभी आते हैं जब चुनाव का समय आता है। गरीबों की बात तभी होती है जब इलेक्शन का समय आएगा। ये कहते हैं ना कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया है ना। तो जब गरीब की थाली में तो तभी पुलाव दिखता है जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाता है। बाकी समय तो सरकार जो होती है वो पूंजीपति की कठपुतली बन के काम करती है। बाकी समय तो नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी के इशारे पर भरतनाट्यम करते हैं। तो आपको तो आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। आम जनता को आप ज्यादा से ज्यादा कुछ 5 किलो राशन दे के उसी में उलझाए हुए हैं। तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है सर? हाँ, जनता मुफ्त में कुछ भी दे देना बहुत बड़ा जनता के साथ अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। जनता को भी ऐसे ही मतलब थर्ड रेट के लोग चाहिए। वही अभी मैंने कहा ना कि इस देश में विकृत लोकतंत्र आ गया है, भीड़ तंत्र आ गया है। जनता को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बरगला कर उनसे मतलब इस तरह से वोट दिलवाया जा रहा है कि माफिया वाले चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आता है, चुनाव के समय जनता ऐसे वोटिंग करती है जैसे वो अपना दामाद चुन रही है। उस समय जनता को व्यक्ति नहीं, दलदल दिखाई देता है और अपनी जाति के उम्मीदवार दिखाई देते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी पहल है? नहीं, अच्छी पहल। वही मैंने कहा ना, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि दामाद चुनने के समय भी जरूरी नहीं कि आप जाति को देखें।
है ना। दामाद भी आपको गुणों पर ही चुनना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप अपनी जाति में ही चुने। ये तो पुराना ख्याल हो गया कि अपनी जाति में ही दामाद चुनेंगे। मैं तो अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाहों का भी समर्थन करता हूँ। एक तो दामाद वाली बात वो हुई। दूसरी बात हुई कि ये तो बिल्कुल गलत है और इसलिए जनता मतलब ऐसे गलत लोगों को चुन देती है। सरकार भी, विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो जनता की कमजोरी समझ गए हैं कि जनता जाति के नाम पर वोट देती है, सांप्रदायिक आधार पर वोट देती है, इसलिए जानबूझ के वैसे माफिया को ही टिकट मिलता है। जो माफिया खुद जीत सकता है या अपनी जेल में रहे तो अपनी बीवी को जिता सकता है। अब ये कितना बड़ा मजाक हो गया है कि बहुत सारे माफिया जेल में रहते हैं और उनकी बीवी जीत जाती है। यही अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है और उसकी बीवी नीलम देवी मोकामा से खड़ा होकर जीत गई। क्या मोकामा के लोगों को नहीं मालूम है अनंत सिंह के बारे में? सब जानते हैं कि माफिया है, क्रिमिनल है ना। लेकिन जातीय आधार पर दे देंगे वोट। क्योंकि भूमिहार है अनंत सिंह तो हजारों भूमिहार लाइन में लग के उसको वोट देंगे। छोटे सरकार, छोटे सरकार। और जब अपराध बढ़ेंगे तो बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज कीजिएगा, है ना। जी सब जनता तो दोषी है जी, और नेताओं का भी तो दोष वैसा ही है जी। कोई भी नेता, मुझे तो लगता है कि 1947 के बाद से नेताओं के अंदर से राष्ट्रभक्ति समाप्त हो गई। 47 तो खैर बहुत पहले हो गया। 47 तो मतलब हिंदुस्तान नया नया आज़ाद ही हुआ था। देखिए ये जो स्थितियां बिगड़ी हैं, थोड़ी बहुत बिगड़ना शुरू की थी 1960 के दशक में। उसके 80 के दशक आते आते और स्थिति बिगड़ गई और 90 के बाद तो मुझे लगता है बहुत तेजी से जो कहते हैं ह्रास हुआ है। मतलब ये क्रमिक ह्रास हुआ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 15 अगस्त 47 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो शुरू में तो बहुत देश में उत्साह था एक नया देश बनाने का। शुरू में नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री थे, पंचवर्षीय योजनाएं थी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में IIT खुले थे, IIM खुले थे, हरित क्रांति आ रही थी, बहुत सारी चीजों मतलब एक उत्साह के साथ हुआ था। 60 के दशक के बाद मुझे लगता है वो उत्साह थोड़ा मंद पड़ गया और थोड़ा गलत लोग भी आने लगे राजनीति में। 80 के दशक में और हुआ और 90 के बाद तो समझिए एकदम बंटाधार हो गया इस देश का। सर, जहाँ शास्त्री जी और गुलजारीलाल नंदा जैसे प्रधानमंत्री जो अपने खर्चे खुद से बियर करते थे, उस देश में एक नेता 5 जगह से पेंशन लेता हो, 6 जगह से पेंशन लेता हो। आप भी सर कई जगह पोस्टिंग में रहे होंगे, लेकिन आपको तो वेतन एक ही जगह से मिलता था सर। ये तो मोटी बात, ये सही कहा आपने। देखिए गुलजारीलाल नंदा तो थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री थे, अंतरिम प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं। हाँ, शास्त्री जी की बात आपने सही कही। शास्त्री जी तो खैर सादगी की जो उनको कहते प्रतिमूर्ति थे, शास्त्री जी की सादगी का तो कुछ कहना ही नहीं। और सही कहा आपने, अभी एक बिहार के वरिष्ठ राम भक्त हैं सुशील मोदी, वो 4 जगह से उनके पैसे आते हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, विधान सभा से भी, विधान परिषद से भी। अब राम भक्त को अपनी राम भक्ति के लिए 4 जगह से पैसे लेने पड़े, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। जबकि एक आम आदमी जो है उसको दाल भात चोखा का जुगाड़ नहीं हो रहा है। जी सर, नेताओं को छूट है 5 जगह से पेंशन ले लें जी, नेताओं को छूट है मर्डर कर दीजिए, जेल में जाइए, चुनाव जीत जाइए। और आम आदमी को अगर एक छोटा सा कोई केस हो गया तो बेचारे नौकरी नहीं कर सकते। वही हमने कहा ना, इसलिए मैंने कहा ना कि लोकतंत्र है देश में, उसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, है ना। जैसे आपने सही कहा, कोई जेल में रहता है तो वो वोट नहीं दे सकता है ना। जेल से आके आप मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेल में रह के आप चुनाव लड़ सकते हैं और लोग लड़ते हैं और जीतते भी हैं, है ना। तो ये तो कहा ही मैंने कि बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं। और सिर्फ क्या हो गया कि हिंदुस्तान के लोग बहुत हद तक अतीत जीवी बन गए। हम लोग हमेशा अतीत से चिपके रहते। अरे हमारे यहाँ वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र था, अरे 2500 साल पहले गणतंत्र था। आज तो आपके अनंत सिंह हैं, आपके यहाँ तो आनंद मोहन है। कितना दिन तक लिच्छवी गणतंत्र इनको रटिएगा? तो कभी तो सर पूरा विश्व ही भारत था। वही हमने कहा ना कि ठीक है, अतीत का महत्व है, अतीत पे हो सकता है कुछ गौरव करने की बात हो तो गौरव कीजिए, लेकिन अतीत जीवी बन जाना ठीक नहीं है कि आप वर्तमान को देख ही नहीं रहे। वर्तमान में आपके अनंत सिंह है, आनंद मोहन है, ब्रजभूषण शरण सिंह है। आप सीधे लिच्छवी गणतंत्र पर चले गए और कहाँ चले गए, तो वो भारतीयों में कमी है। जी सर, ये मगध जो कभी पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ का एक नेता बयान देता है कि अगर बिहार से मजदूर नहीं आएंगे तो लोगों का काम नहीं चलेगा। तो ये क्या शर्म की बात नहीं है? ही शर्म की बात है ही। बिहार, मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूरी करना कोई खराब बात है। मजदूरी, यदि आप आराम से मजदूरी कर रहे हैं, पसीने की कमाई खा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के क्या सिर्फ मजदूरों का निर्यात करेगा? ये तो स्लैब ट्रेड हो गया ना सर।
है ना। और यदि पलायन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बिहार की विफलता है कि इतनी उपजाऊ मिट्टी होने के बावजूद आपको यदि रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ रहा है, पंजाब जाके, दिल्ली जाके, कलकत्ता जाकर आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं, जबकि आपकी अपनी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, तो ये तो कोई मतलब मैं नहीं समझता इसमें कुछ गर्व करने की बात है, कोई फख्र की बात है। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि इतनी उपजाऊ मिट्टी होने के बावजूद दरभंगा में आम की फसल इतनी अच्छी होती है, दरभंगा का आदमी जाके दिल्ली में रिक्शा चलाता है, तो ये तो कोई फख्र की बात नहीं हुई ना। तो 90 का दशक आपको याद होगा सर, 90 तक बिहार में कितनी फैक्ट्रियां थी जी, और आज फैक्ट्री का नाम पे बिहार में कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग जब बच्चे थे या इसमें भी हाई स्कूल तक में थे तब भी बिहार में बहुत सारी मतलब फैक्ट्रियां थी। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, एक मॉर्टन की टॉफी हुआ करती थी, हम लोग बचपन में खाते थे। मॉर्टन की टॉफी बहुत पॉपुलर टॉफी थी, वो सारण जिले के मढ़ौरा में बनती थी। मॉर्टन की कंपनी पहले अंग्रेजों की कंपनी थी, बाद में बिरला ने खरीद ली थी उसको, तो मॉर्टन की टॉफी आती। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। और फैक्ट्री के मामले में भी बड़ा बड़ा आपको डालमिया नगर में ये थी, कहीं सीमेंट फैक्ट्री थी, कहीं ये फैक्ट्री थी, बहुत सारी थी। वैशाली पेपर मिल। उसके बाद क्या हुआ, हाया घाट में आपको, दरभंगा के हाया घाट में आपको मिल था अशोक पेपर मिल। तो क्या था कि सर बहुत, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार की औद्योगिक नीतियां बहुत ये हुई। एक तो हो गया कि देखिए कोई बाहर से कोई आदमी आपके यहाँ क्यों निवेश करेगा जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है ना। यदि कोई आज बाहर से आके फैक्ट्री आपके यहाँ लगा देता है, अगले दिन उसको रंगदारों का फोन जाने लगेगा कि 5 लाख पहुंचाओ नहीं तो बम से उड़ा देंगे, 10 लाख पहुंचाओ नहीं तो गोली मार देंगे। तो कौन आदमी आपके यहाँ निवेश करने आएगा? निवेश के लिए तो पहली शर्त है कि आप उसको सुरक्षित वातावरण दे, है ना। अब हमारे पलटू राम का एक नया बयान हाल में आया था कि बिहार में इसलिए निवेश नहीं होता है क्योंकि बिहार समुद्र से सटा हुआ नहीं है। बताइए, बिहार में बंदरगाह नहीं है, ये कोई बात हुई? समुद्र से सटा हुआ नहीं है तो इसलिए आप क्या नहीं बताइए। तो नाच ना आए अंगना टेढ़ वाली बात हुई, है ना। समुद्र से नहीं सटा हुआ है तो इस वजह से निवेश नहीं आएगा। अरे आप अपनी विफलताओं का ठिकरा भूगोल पर क्यों फोड़ रहे हैं? भूगोल के माथे पर क्यों फोड़ रहे हैं? अब हम लोग समुद्र बनाएंगे बिहार के पास। सर बिहार में, बिहार आज भी वैसा ही जैसा पहले था भौगोलिक दृष्टि से। जी जी। लेकिन जिस समय में मगध साम्राज्य था उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी बिहार, सबसे बड़ी। जी। तो क्या उनसे सबक लेने की बात इन लोगों को नहीं है कि हाँ बिहार कैसा था पहले? वही ना मैंने कहा, आपने सही कहा। देखिए दर्शकों को पता होगा कि मतलब अभी बात जो हो रही है वो 2-2,500 साल पहले की बात हो रही है। उस समय हिंदुस्तान में 16 महाजनपद थे। महाजनपद मतलब बड़े बड़े 16 आप कह सकते हैं राज्य थे, और उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध का उदय हुआ, है ना। और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मतलब उस समय मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े शहरों में एक पाटलिपुत्र था। और कहते हैं कि जब सिकंदर जो था अलेक्जेंडर, वो पंजाब तक तो पहुंच गया था, जब उसकी फौज, उसने अपनी फौज से कहा कि अब हम लोग को पाटलिपुत्र पर हमला करना है, तो उसकी फौज ने एक तरह से विद्रोह कर दिया। इतना ज्यादा उनको खौफ था मगध एम्पायर का और पाटलिपुत्र का, और सिकंदर महान को वहां से उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। तो वो थी मगध साम्राज्य की धमक थी जिसके नाम से सिकंदर घबराता था, और उस समय ये था। खैर वही हमने कहा ना कि कहां से कहां। एक मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। अभी मैं एक से कंप्यूटर पर कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था, तो मुझे टाइप करना था गौतम बुद्ध, है ना। तो मैंने जहां गौतम टाइप किया ना कि कंप्यूटर ने उसके सामने अडानी जोड़ दिया, है ना। तो मैंने सर पीट लिया कि 2500 साल में भारतवर्ष गौतम बुद्ध से गौतम अडानी तक पहुंच गया। दोनों गौतम ही थे, गौतम बुद्ध भी और गौतम अडानी भी। लेकिन हिंदुस्तान की बदकिस्मती देखिए कि 2500 साल में, है ना, कंप्यूटर भी ऐसा हो गया कि गौतम टाइप करने पर वो अडानी जोड़ता है। तो यहां पर हम लोग भारत को पहुंचा चुके हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। जी सर, बिहार क्या पूरे देश में जी सत्ता परिवर्तन से ज्यादा सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन की आवश्यकता है? बिल्कुल। तो जनता को क्या संदेश देंगे सर? अब जनता को मैं क्या संदेश दूं? जनता तो कई बार मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई वाली बात है। इस देश में बड़े बड़े महापुरुष आए, संदेश दे के चले गए, गांधी जी से लेकर नेहरू जी तक, जनता पर असर नहीं हुआ। तो मैं तो छोटा आदमी हूँ, फिर भी मैं जनता को कहूंगा कि भाई आप चुनाव जल्द ही है, ज्यादा दूर नहीं है, और फिर एक देश में नई सरकार बनेगी। तो कम से कम इतना तो आप ये कीजिए कि नई पीढ़ी का सोच के, अपने बच्चों का सोच के, है ना,
ज्वलंत मुद्दों का सोच के, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब को सोच के उस पर वोट दीजिए। और जाति और संप्रदाय के कुचक्र में पड़ जाइएगा तब तो फिर यही माफिया की सरकार बनेगी और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। तब नेहरू जी को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये राजनीतिक दल जो भारत में दलदल की स्थिति बना दिया, जी जी, सभी पार्टियां, एक और आश्चर्यजनक चीजें हैं सर। आपको तो आप क्रिमिनलों से काफी पाला आपको पड़ता है जी, तो ऐसा कभी आपके सिस्टम में हुआ कि क्रिमिनल आपके जुडिक्शन में आया तो क्रिमिनल है, दूसरे के जुडिक्शन में गया तो वो पाक साफ हो गया? वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम शायद वैसा ही है ना? वैसा तो है ही। इसलिए तो एक भाजपा वॉशिंग मशीन वाली जो बात कही जाती है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन हो गई है, कि एक से एक चोर उचक्के भ्रष्ट लोग, गुंडे मवाली रहते हैं। जब तक विपक्ष में रहते हैं तो यही भाजपा वाले उनको ये करते रहते हैं, और जब वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण अजीत पवार का। अजीत पवार जब तक एनसीपी में था तब तक यही भाजपा वाले उसको कितना क्रिटिसाइज करते थे, इतना करोड़ का घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। और अजीत पवार ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन गए। सारे घोटाले खत्म हो गए, सारे घोटाले खत्म हो गए। अब तो ईडी उनके घर की और झांकने भी नहीं जाता है। तो ये तो एक देश में हो ही रहा है, और इसलिए बहुत सारी पार्टियों को भी यही तोड़ के, इसी धमकी से तोड़ा जाता है कि भाई हमारे साथ आओ, नहीं तो ईडी का छापा तुम्हारे यहाँ पड़ेगा, सीबीआई का छापा तुम्हारे यहाँ पड़ेगा। हो सकता है कमलनाथ भी कुछ दिन बाद आप राम भक्त बन जाए तो उनको भी कहा जाए कि भाई हमारे साथ आओ, हमारी वॉशिंग मशीन में धुल जाओ, नहीं तो ईडी का छापा पड़ेगा। तो ये तो देश में बहुत गलत हो रहा है। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जी, ऐसा कभी वाकया आपके साथ हुआ सर कि पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर भी पड़ा कि इस क्रिमिनल को छोड़ दो या ऐसा करो? वैसा तो देखिए बहुत बहुत पड़ता है, और प्राय लगता है सभी आईपीएस अधिकारियों पर पड़ता ही होगा, क्योंकि इस देश में ऐसा एक गठबंधन हो गया है राजनेताओं और अपराधियों का कि किसी पर भी आप हाथ डालें तो तुरंत ये हो जाएगा। और ज़्यादातर आईपीएस अधिकारी मतलब झुक भी जाते हैं, बात मान भी लेते हैं। अभी मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, बीजेपी का एमपी भी है, महिला पहलवानों के साथ उसने बहुत गुंडागर्दी की, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी है इसलिए दिल्ली पुलिस ने आखिरी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली पुलिस एफआईआर भी नहीं कर रही थी। जब महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है, तब दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया है। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही थी? क्यों दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दुबक गए थे? इसलिए क्योंकि वो वरिष्ठ राम भक्त है ब्रजभूषण शरण सिंह, नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा है, राज दुलारा है। तो ये तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कहानी है। जी, सब पे पॉलिटिकल प्रेशर रहता ही रहता है। एक समय में गौतम साहब काफी स्ट्रॉन्ग आईपीएस में गिने जाते थे। बिल्कुल। बाद में उन्हें भी बेचारे को समझौता करना पड़ गया था। जी, ये सही आपने कहा। गौतम साहब तो मुझसे बहुत सीनियर थे। मैं तो 94 बैच का हूँ, 74 बैच के थे, तो 20 बरस सीनियर थे। जो हम स्टूडेंट हुआ करते थे उनका काफ़ी नाम भी सुनते थे, लेकिन आगे चलकर तो उन्हें मतलब मुझे बहुत उनसे निराशा भी हुई। मेरे डीजीपी भी रहे थे, और जब डीजीपी थे तो उनकी ज़्यादा ऊर्जा अपनी कुर्सी बचाने में ही खर्च होती थी। और उस समय अनंत सिंह का नंगा नाच चल रहा था बिहार में, लेकिन कभी भी मैंने गौतम साहब का मुझे याद नहीं होगा अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया हो। और रिटायरमेंट के बाद फिर वो झारखंड के मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बन गए, तो फिर उसी वो कुर्सी के चक्कर में पड़ गए। एक बार जब आपको कुर्सी का चक्कर हो जाता है तो फिर तो आप ईमान बेचने लगते हैं। जी, एक और डीजीपी इसके पहले थे जो पॉलिटिकल सिस्टम के कारण मारे गए। कौन? गुप्तेश्वर पांडे जी। पांडे जी की तो कुछ अलग ही कहानी है। लोग मुझसे सीनियर लोग हैं, मैं सब पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उनको पांडे जी भी के कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध थे, और आजकल तो मतलब आध्यात्म के सागर में गोते लगा रहे हैं। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ उन पर। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद है कि दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। जी, और भारत में अगर सारे आईपीएस अफसर सर के जैसे हो जाएं तो निश्चित तौर पे न पॉलिटिकल सिस्टम कुछ बिगाड़ सकता है और न क्रिमिनल कहीं से चुनाव जीत सकता है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें